बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने कल इस चैप्टर का लास्ट लेसन को एक्सप्लेन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया था। आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, तब जाके आप दोनों के अंदर बेहतर कंपैरिजन कर सकोगे कि क्यों हमारी बॉडीज जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रेफर करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन का मेथड ऑप्शन मौजूद रहता है एज ए बैकअप सिस्टम। अगर हम समराइज कर लें कल वाली सारी बहस को, ताकि आज जब आगे पढ़े तो आसानी रहे। हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी स्टार्ट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की जाती है 3 कार्बन प्रोडक्ट के अंदर। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन, जो प्रोडक्ट बना पायरुविक एसिड या पायरोवेट, इसके पास 3 कार्बन है। इस स्टेप को हम ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं। अब अगर सेल के पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या एब्सेंस है, अब आप देखोगे कि आगे का रूट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से मुख्तलिफ हो जाएगा। पायरुविक एसिड के बाद अगर ऑक्सीजन हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन ना हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम अपनी बात करें तो हम में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है ये कंटिन्यू रहे। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में हमें एटीपी मिल रहे हैं और ये एटीपी सेल को चाहिए होते हैं। अब इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए सेल जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, ताकि इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान NAD पॉजिटिव रीजनरेट हो। ये हमें क्यों चाहिए? ये NAD पॉजिटिव असल में ग्लाइकोलिसिस को चाहिए होता है। NAD पॉजिटिव होगा तो ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी सेल को एटीपी मिलता रहेगा, जो कि असल मकसद है। असल में जब NAD पॉजिटिव हम रीजनरेट कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से होता है कि पायरुविक एसिड जो है ये NADH यूज करता है और इस दौरान ये इससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेके खुद कन्वर्ट हो जाता है एक और 3 कार्बन प्रोडक्ट में। इसके पास भी 3 कार्बन है, यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, इसके पास भी 3 कार्बन है। इसे आप कहते हो लैक्टिक एसिड, इस प्रोडक्ट को। इसी बेस पे हमने इस फर्मेंटेशन को कह दिया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके बरक्स हम देखते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसे आप कहते हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाता है एक अल्कोहल में जिसका नाम है एथेनॉल। लेकिन फर्क ये आता है कि पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन है, जबकि इससे बनने वाली एथेनॉल अल्कोहल जो है इसमें 2 कार्बन होते हैं। इसका मतलब है कि एक कार्बन रिलीज कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। यहां भी क्या मकसद होता है? यहां भी मकसद यही होता है कि हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हमें NAD पॉजिटिव बना के देती है। ये वही मॉलिक्यूल है जो दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में जाके यूज होता है और ग्लाइकोलिसिस के जरिए हमें एटीपी बनाने में मदद देता है। तो आपके पास इस सारे प्रोसेस में ना जो सेल को एनर्जी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनती है, जो कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल है। उसके आगे आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है। दोनों सूरतों में आप देखते हो किसी किस्म का कोई एनर्जी प्रोडक्ट नहीं बनता। इसलिए हमने कल पढ़ा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कम एटीपी बनते हैं। इसके बरक्स फिर क्या है? इसके बरक्स आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसको सेल प्रेफर करता है। ठीक है, अगर वहां भी एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी की डिमांड फुलफिल ना हो तब हम इस बैकअप सिस्टम में आते हैं जिसमें थोड़ी ही सही लेकिन एनर्जी तो मिलती रहती है ना। तो आज हम पढ़ते हैं आगे अपनी सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा रहा है एनर्जी के अंदर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है तो ये प्रोसेस हो रहा है, अदरवाइज पहले वाला एनारोबिक प्रोसेस। इस
पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ना हम ब्रॉडली 3 स्टेप्स में, 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली आपके पास ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। अब ये वही प्रोसेस है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, और वो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस, ये कॉमन प्रोसेस है, चाहे सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो, ये प्रोसेस होगा। फर्क आएगा इसके बाद। पहले सिनेरियो में ऑक्सीजन नहीं थी तो हमने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई। अगर ऑक्सीजन हो तो आप देखोगे कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, जिसमें बजाय फर्मेंटेशन होने के क्रेब्स साइकिल होगी। क्रेब्स साइकिल के बाद फिर थर्ड और लास्ट स्टेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगी। पूरी अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है इसे समराइज कर दें अपनी आसानी के लिए, ये जो मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे हैं इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को आसान करके हम एक इक्वेशन में लिखें, तो हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो 6 कार्बन ग्लूकोज और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपके पास होंगे तो आप देखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, लेकिन इस दौरान कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी जिसको सेल एटीपी की शक्ल में स्टोर कर लेगा, फिर इसको यूज करता रहेगा। अब ये वो सारी इक्वेशन है जो एरोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर रही है, और इसी में हम देखेंगे अब ये 3 स्टेजेस आएंगी जिनके थ्रू ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस पीछे भी पढ़ के आए कि ये जो 6 कार्बन ग्लूकोज है इसकी ब्रेकडाउन कर देना 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स में, इसे आप कहते हो ग्लाइकोलाइसिस। और वो 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल बनता है इसे हम पायरुविक एसिड या पायरोवेट कहते हैं। जरा आगे देखो, इस प्रोसेस में भी ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के लिए। जैसे कि हमारे पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अभी आपने तादाद याद रखनी है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाली है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने वाली है। दोनों केसेस में हम देखेंगे कि हमारे पास जब भी ग्लाइकोलाइसिस होगी हमें 2 नेट एटीपी मिलेंगे। नेट से मतलब है वो प्रोडक्ट जो हमें सेल को मिल गया इस सारे प्रोसेस के दौरान। और आपने देखा एक और एनर्जी प्रोडक्ट बना जिसे आप कह रहे हो NADH। ये NADH जो है ये एनर्जी प्रोडक्ट क्यों है? उसकी वजह ये है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा कि आपके पास ये NADH भी आगे ATP बनाने में यूज होगा, लेकिन इस स्टेप में आप देख रहे हो वो डायरेक्ट ATP नहीं बना रहा। तो ये कैसे ATP बनाएगा ये हमने पढ़ना है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड के साथ ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं ये एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं सेल के, सेल इन्हें यूज करता है। ठीक हो गया। हो कहां रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। अब ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां एग्जामिनर आपसे MCQs पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में वो सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था, लेकिन उसके भी 2 स्टेप्स थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसे केल्विन साइकिल कहा था। लाइट रिएक्शन कहां हो रहा था? क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जो छोटी सी वेसिकल थी थैलाकोइड, उसकी मेम्ब्रेन में हो रहा था, जिसे आपने थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहा था। जबकि डार्क रिएक्शन आपके क्लोरोप्लास्ट में मौजूद वो जो लिक्विड पोर्शन है स्ट्रोमा, थैलाकोइड से बाहर, वहां हो रहा था। तो एक आपके पास वहां थैलाकोइड मेम्ब्रेन में और दूसरा रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा था। इसके बरक्स आपके पास जो रेस्पिरेशन है ना, इसमें भी आप देखोगे 2 साइड्स हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, जो कि फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये आपके पास सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनल में नहीं होती। ठीक है, बता दिया है। 2 स्मॉल प्रोडक्ट्स बनते हैं पायरुविक एसिड और इसके साथ ATP और NADH बनते हैं। ये हमारा जब प्रोडक्ट बन गया, अब अगला फेस आएगा क्रेब्स साइकिल। अब जरा ये देखो, NADH का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? ये कैरी करता है किसे? इलेक्ट्रॉन्स को। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो आगे जाके रेस्पिरेशन में यूज होंगे। थोड़ा सा याद करो, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने जब फर्स्ट एसएलओ कवर किया था, रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी, मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो वो असल में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो देखो, हमने ग्लाइकोलिसिस के दौरान जहां एटीपी बनाया वहीं एनएडीएच बनाया, और एनएडीएच कैसे बना कि इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए गए थे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास अब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हम आगे दोबारा यूज करेंगे एटीपी बनाने के लिए। तो ये भी एनर्जी सोर्स है। अब आपके पास होनी है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का सेकंड नेम है सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, समरी अगर बता दूं नीचे इक्वेशन से ताकि हमें समझने में आसानी हो, होगा ये कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो हमारा प्रोडक्ट आया था पायरुविक एसिड, अब चूंकि ऑक्सीजन मौजूद है, हम ये प्रोसेस पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। अब आप देखोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, बल्कि इसके बरक्स ये जो पायरुविक एसिड बना है ये सेल के एक ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि ये पायरुविक एसिड वहां जाके एक प्रोसेस का हिस्सा बने, जिसे आप क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम देते हो। लेकिन जो क्रेब्स साइकिल है ना, इसमें पायरुविक एसिड डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले सकता। हमें पहले पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस करनी पड़ती है ताकि वो क्रेब्स साइकिल में हिस्सा ले सके। वो चेंजेस क्या है? हम पायरुविक एसिड को पहले कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल ग्रुप में। ये क्या है? पायरुविक एसिड अगर आप लोग गौर से देखो, आपके पास 3 कार्बन प्रोडक्ट है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। हमें पहले इसमें से एक कार्बन रिमूव करनी पड़ती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में होती है। ठीक है, और जब आप पायरुविक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव कर लेते हो, फिर आपके पास प्रोडक्ट आता है 2 कार्बन। ये जो 2 कार्बन प्रोडक्ट है इसे एसिटाइल कहते हैं। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप है ना, ये भी डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में अभी हिस्सा नहीं ले सकता, इसे हमें एक्टिव करना पड़ता है। हम इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं? हमारे पास एक कोएंजाइम होता है, याद है पीछे अभी चैप्टर 6 एंजाइम में हमने पढ़ा था कोएंजाइम क्या थे। कोफैक्टर की एक ऐसी टाइप जो ऑर्गेनिक होती है और टेम्पोरेरली अटैच होती है एंजाइम के साथ, याद है? ये है आपके पास एग्जांपल कोएंजाइम की, और इसका नाम है कोएंजाइम ए। तो वो जो हमने एक कार्बन रिमूव करके 2 कार्बन वाला एसिटाइल ग्रुप बनाया था, अब आप इसे कोएंजाइम ए के साथ अटैच करोगे ताकि ये एक्टिव हो। जब कोएंजाइम ए इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हम इसे नाम दे देंगे एसिटाइल कोए। ठीक है, तो मैं अगेन समराइज करूं, अगर आपके पास 3 कार्बन पायरुविक एसिड से हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव की ताकि आपके पास 2 कार्बन प्रोडक्ट बने। उसे एक्टिव करने के लिए हमने क्या किया? हमने इसके पास कोएंजाइम ए दे दिया जिसके साथ ये रिएक्ट किया और रिएक्ट करके ये बन गया एसिटाइल को ए। लेकिन जरा गौर से देखो, ये भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। इस दौरान भी हमारे पास NADH के मॉलिक्यूल्स बने। ये वही NADH मॉलिक्यूल है जिसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है। कहां से आए हैं? पायरुविक एसिड से, ताकि हम बाद में इस NADH के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके मजीद ATP बना सकें। एक चीज जो मैं आपको अभी समझा दूं, आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 मैं इसलिए लेके चल रहा हूं कि अभी हमने देखा कि हमारे पास जब एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो उससे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल इन नंबर्स को इग्नोर कर सकते हो। आप सिंपली इन प्रोडक्ट्स को देखते जाओ कि रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, क्या चीज जो है वो बाय प्रोडक्ट बन रही है। सिर्फ इस पे फोकस करो। ये जो अब आपके पास एसिटाइल ए ग्रुप बने ना, एसिटाइल को ए, ये असल में वो मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है जो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड था, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ ताकि आपके पास क्रेब्स साइकिल में आए। अब जब आप देखोगे कि ये एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बनेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल का, वहां फिर हम मजीद एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और इस दौरान क्या होगा कि आपके पास ये जो एसिटाइल कोए के 2 कार्बन है, इनको मजीद ब्रेक डाउन किया जाएगा। हम क्या कर रहे हैं?
सारी समरी यही है ना कि वो जो 6 कार्बन है ग्लूकोज में, हमने हर एक का बॉन्ड ब्रेक करना है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ताकि जब वो बॉन्ड ब्रेक हो तो उस दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी को सेल यूज करे, और वो जो एनर्जी रिलीज हो उसे एटीपी की शक्ल में स्टोर कर लिया जाए। फिर जैसे जैसे सेल को जरूरत पड़े सेल एटीपी यूज करता रहे। तो हम बेसिकली ये काम कर रहे हैं। अब जरा देखो, वो जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है हमने उसे 2 कार्बन वाले प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। हमने इसमें मौजूद 2 कार्बन को भी अलग अलग करना है, और ये काम करेगी क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आपके पास क्या होगा, ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल को ए एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में, और आप देखोगे कि इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक करके फाइनली इसे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स की शक्ल में रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन जब एसिटाइल को ए की ब्रेकडाउन हो रही होगी और इसे कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज किया जाएगा, इस दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी। और क्रेब्स साइकिल जब ये प्रोसेस करती है तो इस दौरान जो एनर्जी स्टोर होती है, रिलीज होती है, उसे 3 तरह से स्टोर किया जाता है। एक तो आप देखते हो उससे डायरेक्ट एटीपी बना लिया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि हम उस एनर्जी को NADH के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब यहां पे एक और नया एनर्जी प्रोडक्ट आता है जिसे आप कहते हो FADH2। तो क्रेब्स साइकिल एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल को यूज करते हुए उसकी ब्रेकडाउन करती है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड शक्ल में रिमूव कर देती है। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उससे आप देखते हो 3 तरह के एनर्जी प्रोडक्ट्स बनते हैं, NADH, ATP और FADH2। इसमें से ATP वो डायरेक्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो सेल को चाहिए, लेकिन जो NADH और FADH2 के पास एनर्जी गई है ना, सेल इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। फिर आप देखते हो कि हमें थर्ड स्टेज की जरूरत पड़ती है जिसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा था। ठीक, तो ये आपके पास समरी है क्रेब्स साइकिल की। क्या आपके पास एसिटाइल को ए एंटर हुआ, हमने इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन की, और जब आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हो तो आपके पास एक एक कार्बन अलग कर दिया जाता है, और यहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, और वो जो कोएंजाइम ए हमने यूज किया था, याद है ना, मैंने बताया था एसिटाइल ग्रुप के साथ कोएंजाइम ए लगाया था ताकि ये एसिटाइल को ए बन सके। ये वाला कोएंजाइम ए जो है ये आपके पास दोबारा से रीजनरेट हो जाता है ताकि वो मजीद एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच हो और मजीद उसे केल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल के थ्रू ब्रेक डाउन करे। अब हमने मूव करना है कि ये जो अभी तक हम देख रहे हैं NADH और क्रेब्स साइकिल में बनने वाला FADH2, हम इससे कैसे एनर्जी बनाएं। जहां पे एटीपी बने, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बना, क्रेब्स साइकिल में हमने देखा एटीपी बन गया, ये तो ठीक है, लेकिन हमारी ये एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल्स में स्टोर हुई है, इससे कैसे एनर्जी लें, क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अगर आपने नोटिस किया हो तीनों स्टेजेस में बने। ग्लाइकोलाइसिस में भी NADH बना, फिर जब आपने अभी पायरुविक एसिड को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट किया था वहां भी NADH बनना था, और क्रेब्स साइकिल में NADH के साथ एक और मॉलिक्यूल बन गया FADH2। ये जो दो मॉलिक्यूल्स एनर्जी कैरी कर रहे हैं, अब हम आएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की थर्ड और लास्ट स्टेज पे। ये वो स्टेज है जिसका काम है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर एनर्जी को रिलीज करके एटीपी बनाया जाए ताकि फिर सेल उन एटीपीज को यूज कर सके। ठीक है, ये जो थर्ड स्टेप है इसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बाज़ औक़ात आप इसको ETC की एब्रिविएशन में भी पढ़ोगे। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, इसके नाम पे फोकस करो। ये एक आपके पास सीरीज ऑफ प्रोटीन्स है, चेन ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन असल में इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करती है, यानी उसे ट्रांसपोर्ट करती हैं, इसलिए हमने इसे नाम दिया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाम से आइडिया हो गया। लोकेशन याद करनी है एमसीक्यूज के लिए। ये आपके पास कहां मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा रिमाइंड करवाओ, चैप्टर 3 में हमने सेल के ऑर्गेनल्स को पढ़ा था, वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़े थे। हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर और इनर। इन दो मेम्ब्रेन में स्पेस होती है, और जब आप इनर मेम्ब्रेन से भी अंदर आते हो तो वहां पे आपके पास मैट्रिक्स था।
तो वो जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वहां पे आपको मिल रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की ये जो 3 स्टेजेस हैं, ग्लाइकोलिसिस, हमारे पास क्रेब्स साइकिल, और थर्ड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन तीनों का अगर आप कंपैरिजन करो तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें इस लास्ट स्टेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बना के दी जाती है। कैसे, अभी आप देखोगे। होगा क्या, इसमें आप वो जो NADH और FADH2 के अंदर हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टोर किए थे ना क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस के दौरान, अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे ताकि हम इससे एनर्जी बनाएं। यूज कैसे करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके पास कुछ चेन ऑफ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स पड़ी हुई है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना, ट्रैवल कराना। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने के दौरान ये जो चेन ऑफ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स यूज होती हैं, इन प्रोटीन्स के कलेक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पड़ी हुई है। ये किस तरह से एनर्जी जनरेट करते हैं, ये बच्चों हम इस डायग्राम से समझेंगे। आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है कि ये जो हमने इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जैसे 2 मेन प्रोसेस को पढ़ा है, इसमें अगर आपने डायग्राम को अच्छे से इंटरप्रेट करना सीख लिया ना, तो आपने सारा टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया। और आपको अगर 2 लाइंस इंग्लिश की लिखना आती हैं तो आपके लिए इस टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कुछ मुश्किल नहीं है। अब जरा देखो कि किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनर्जी जनरेट करेगा। मैंने आपको क्या बताया है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? सीरीज ऑफ, चेन ऑफ प्रोटीन्स। ये आपके पास वो प्रोटीन्स हैं जिन्हें हमने नाम दिए हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, इनके क्या कंप्लीट नेम है ये हमने अभी नहीं पढ़ना, हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेड 11 में हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये वो आपके पास सीरीज ऑफ प्रोटीन्स है, और ये मौजूद कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, जहां पे आपके पास ये सीरीज ऑफ प्रोटीन्स पड़ी हुई है। ये आपके पास मिलके बना रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड करना है, इस मेम्ब्रेन के ना एक साइड पे है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर साइड है, और इस मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पे है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान। ये बात तो समझ आती है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स हैं, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। इनके दरमियान जो स्पेस है इसे हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हमने 3 चीजें समझ ली। हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पड़ी हुई है इनर मेम्ब्रेन में, इसके एक तरफ मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर साइड है, दूसरी तरफ आप देख रहे हो 2 मेम्ब्रेन के दरमियान में वो स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जरा गौर से देखो होगा क्या। ये जो आपने ग्लाइकोलिसिस के दौरान, क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH और FADH2 बनते देखे हैं, अब ये यहां आएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जो कि क्या है? प्रोटीन्स है। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन कैरी करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। ये देखो, हम NADH से स्टार्ट होते हैं। NADH का मॉलिक्यूल आया और आके इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दिए तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया? NAD पॉजिटिव में, ताकि दोबारा से एरोबिक रेस्पिरेशन में इसको यूज किया जाए। इसका काम यहीं तक था कि इसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करना है, कैरी करके कहां लाना है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जिसमें आप देखते हो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी प्रोटीन पड़ी हुई है। एक प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन को देगी दूसरी को, दूसरी से देगी तीसरी को, एंड सो ऑन। तो असल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे ना, ये एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, ये जो एनर्जी यहां रिलीज होगी ना, उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज करेगी। और कैसे यूज करेगी? ये वो एनर्जी देगी हाइड्रोजन आयंस को।
कौन से हाइड्रोजन आइंस? जो मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं। यह बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आइंस पड़े हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे। ये एनर्जी जाएगी इन हाइड्रोजन आइंस के पास और इन हाइड्रोजन आइंस को मूव करके लेके जाया जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। आसान अल्फाज में इन हाइड्रोजन आइंस को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो मैट्रिक्स के हाइड्रोजन आइंस को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रोसेस के लिए यूज हुई एनर्जी कहां से आई? वो जो NADH ने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे ना, इन इलेक्ट्रॉन्स ने वो एनर्जी रिलीज की है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये रिलीज करेंगे एनर्जी और आप देखोगे कि उस एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन आइंस को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर किया जाएगा। यहां तक ओके है? अब होगा क्या? दो काम हो रहे हैं। नंबर वन कि ये जो हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहे हैं ना, इनके पास है एनर्जी जो कि इन्हें ट्रांसफर करने के लिए यूज हुई है। तो इन हाइड्रोजन आयंस की एनर्जी ज्यादा है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि इस एनर्जी की मदद से जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आते जाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता जाएगा। ऑब्वियस है ना कि यहां से हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और मैट्रिक्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो आपके पास हाइड्रोजन आयंस में कंसंट्रेशन को लेके फर्क आ गया। अब जब कंसंट्रेशन को लेके फर्क आया है तो यहां जो हाइड्रोजन आयन ज्यादा है ना, ये वापस आना चाहते हैं मैट्रिक्स में जहां इनकी कंसंट्रेशन कम है, ताकि इनमें इक्विलिब्रियम आ जाए। लेकिन इन्हें यहां से मैट्रिक्स में आने के लिए रास्ता चाहिए। क्या है? पॉजिटिव आयंस हैं। और अगर थोड़ा सा याद करो, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इजीली पास नहीं कर पाते। इन्हें फिर आप देखते हो कुछ प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में जो इन्हें ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब ये ज्यादा हाइड्रोजन आयंस वहां आना चाहते हैं जहां इनकी कंसंट्रेशन कम है। इन्हें फिर रास्ता देती है एक प्रोटीन जिसे आप कहते हो एटीपी सिंथेज। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ ही पड़ी हुई है। ये असल में एंजाइम है और एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन है। तो इसको रास्ता मिलेगा इस एंजाइम एटीपी सिंथेज के थ्रू। लेकिन ये दो तरफा काम होगा। ऐसे नहीं है कि खिदमत खल्क के थ्रू जो है इसको रास्ता दिया जा रहा है। एटीपी सिंथेज कहेगा ठीक है जी, आपको रास्ता मैं देता हूं, आप हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ आ जाओ, लेकिन बदले में ना वो जो एनर्जी आपके पास है आपने वो एनर्जी मुझे देनी है। तो होगा ये कि ये हाइड्रोजन आयंस इस एटीपी सिंथेज से मूव करेंगे और दोबारा से मैट्रिक्स में आ जाएंगे ताकि यहां इनकी जो कंसंट्रेशन कम हुई है वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन वो जो एनर्जी इनको दी गई थी ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये उस एनर्जी को यहां रिलीज करेंगे। हाइड्रोजन आयन से जो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी सिंथेज उस एनर्जी को यूज करेगा। और कैसे यूज करेगा कि वो इस एनर्जी की मदद से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी में ऐड कर देगा। तो जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी में ऐड होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम कहते हैं एटीपी। याद है हमने लेक्चर चैप्टर के स्टार्ट में ही एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जहां आपने देखा था 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो ये तीसरा इस तरह से आता है कि हाइड्रोजन आयंस जब एटीपी सिंथेज से गुजरते वक्त अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, एटीपी सिंथेज उस एनर्जी को स्टोर कर देता है एटीपी में। कैसे स्टोर करता है कि उस एनर्जी की मदद से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी में ऐड किया जाता है। तो जब ये फॉस्फेट एडीपी में ऐड होता है तो वहां एक नया बॉन्ड बनता है। वो जो नया बॉन्ड बनता है उसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है। फिर जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और इससे रिलीज होने वाली एनर्जी को यूज करता है और हम देखते हैं हमारा एटीपी दोबारा एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इस एडीपी को दोबारा एटीपी में बना दिया जाता है। तो आई होप
आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह NADH से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जब गुजरते हैं, इनसे रिलीज होने वाली एनर्जी की मदद से हम हाइड्रोजन आयंस को मूव कराते हैं और वो एनर्जी जाती है हाइड्रोजन आयंस के पास। जब ये हाइड्रोजन आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से दोबारा मैट्रिक्स में आते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे एटीपी सिंथेज यूज करता है और वो इससे एटीपी बना देता है। यही काम FADH2 से भी होता है। ये देखो, ये FADH2 आया और इसने आके अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे दिए। अगेन वही काम होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो अगेन एट द एंड आपके पास एटीपी की सिंथेसिस होगी। हां जी, क्लियर है ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपकी बुक के अंदर मैंने इस टॉपिक के साथ बहुत सी साइड इंफॉर्मेशन ऐड की हैं जिन्हें आपने पढ़ना है कि एक NADH से कितनी एनर्जी रिलीज होती है और वो आगे से कितने एटीपी बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि एक NADH कितने एटीपी बना रहा है, एक FADH2 कितने एटीपी बना रहा है, और बहुत सारी एरोबिक एनारोबिक से रिलेटेड कुछ आपके इल्म में इजाफा करने वाली इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हैं। आपकी बुक में ये जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का फर्क है ना, कि एक तरफ हाइड्रोजन आयन कम और दूसरी तरफ ज्यादा हो जाते हैं, इसके लिए वर्ड यूज हुआ है ग्रेडियंट का। ठीक है, ग्रेडियंट कहते हैं डिफरेंस को। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन का फर्क। ठीक हो गया, ये आपका सारा कंसेप्ट यहां पे कंप्लीट है। छोटा सा काम आपने करना है और वो ये कि इसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है। इस सारे प्रोसेस में आपने देखा कि वो जो NADH और FADH यूज हुए, हमने स्टार्ट में बात ही ये की थी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती ही तब है जब हमारे पास ऑक्सीजन होती है। वो जो ऑक्सीजन है ना, वो असल में आपके पास यहां यूज होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए हैं, फाइनली ये किसके पास जाते हैं? फाइनली ये जाते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और वो अपने साथ हाइड्रोजन आयंस को बाइंड करके वाटर बना देती है। अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था इक्वेशन में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था। वो वाटर यहां बन रहा होता है और उस वाटर की ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जिसकी मौजूदगी में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली रिसीव करके हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट कर जाती है और हमारे पास पानी बन जाता है। और इस दौरान हम देखते हैं एटीपी बन रहे होते हैं। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपके इस सारे प्रोसेस में टोटल एटीपी कितने बने, मैंने बुक के एंड पे दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद कंक्लूड करना है इसको कि कहां पे डायरेक्ट एटीपी बन रहा है और कहां जो NADH बना फाइनली उससे कितने एटीपी बने। इनको आपने कंक्लूड करना है। कोई क्वेश्चन? फातिमा का हैंड रेज था। आफिया को क्लियर हुआ है? बेशक आपने लेट ज्वाइन किया लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी फातिमा। सर बुक में कौन इंफॉर्मेशन है नेट गेन ऑफ एटीपी? हाँ जी, यही तो आपने कैलकुलेट करनी है। इंफॉर्मेशन मैंने बता दी कि आपके पास NADH कितने एटीपी के इक्वल है, FADH कितने एटीपी के इक्वल है। ये आपने जरा याद कर लेनी है। जो इसमें आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको समझाता चलूं कि आपके पास कुछ बुक्स में NADH से बनने वाले जो एटीपी है उनकी तादाद ज्यादा लिखी होती है। वो आप समझ लो आपकी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप लोगों को कोई और फिगर दे देते हैं। जैसे अगर मैं बता दूं, आप देखते हो आपके पास कुछ बुक्स में लिखा होता है एक NADH 3 एटीपी बनाता है, तो वो आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा होता है। लेकिन अगर आप डिटेल पढ़ो, हायर ग्रेड्स में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो वहां एग्जैक्ट स्टैट दिए जाते हैं कि एक NADH से 3 नहीं 2.5 एटीपी बन रहे होते हैं। इसी तरह एक FADH2 से 2 नहीं 1.5 एटीपी बन रहे होते हैं। तो मैंने आपको वो एग्जैक्ट स्टैट दी है जिसे आप कल को जाके हायर ग्रेड्स में यूनिवर्सिटी में पढ़ो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमने तो मैट्रिक FSC में कुछ और पढ़ा है, यहां कुछ और है। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ एटीपी। आई होप लेक्चर आपको इजी रहा होगा, अंडरस्टैंड रहा होगा। अगर हम डायग्राम्स को अच्छे से समझ के इंटरप्रेट कर लें, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। और सबसे इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जो आपने ग्रेड 11 में इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ना है और फिर आप देखते हो MD कैड में इसकी बड़ी वेटेज है। तो आपने लास्ट में इसके साथ अटैच वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।